नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव होता है और चुनाव होता है तो जनता पर सौगातों और वादों की बरसात तमाम राजनीतिक दल कर देते हैं। यूपी चुनाव में भी अब यही हो रहा है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 5200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, तो क्या इसके जरिए इस इलाके की 130 सीटों पर बीजेपी की नजर है? इंडिया आज यह भी जानना चाहता है कि यूपी में जिस तरह सभी दल लोगों के स्वास्थ्य पर जोर दे रहे हैं, वो वाकई जनता की सेहत दुरुस्त करने के लिए है या फिर अपनी सत्ता की सेहत सुधारने की कोशिश? और आज इंडिया लालू परिवार की उस दास्तान को भी जानना चाहता है जिसमें लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी में महाभारत खुलकर छिड़ गई है। तो शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में यूपी में 2 जगहों पर गए। एक तो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में, जहां करीब 5200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया, तो दूसरा वो सिद्धार्थनगर गए, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण उन्होंने किया। खास बात यह है कि इन कॉलेजों का नाम ऋषि मुनियों से लेकर राजनेताओं तक पर रखा गया है, क्योंकि ये ऋषि मुनि उन जगहों से आते हैं जिन जगहों पर ये मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले, अस्पताल खुलने वाले हैं। ये सिर्फ उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि है या फिर वोट का कोई गणित भी? देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की खास रिपोर्ट। जोरदार तालियों से भगवान बुद्ध की इस पावन धरती में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया, पूर्वांचल वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। 5 दिन में दूसरी बार पूर्वांचल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफों का पिटारा खोल दिया। 9 मेडिकल कॉलेज, जिनमें 7 सिर्फ पूर्वांचल के लिए। जब मौसम चुनावी हो तो तोहफों में लिपटकर चुनावी रणनीति भी आती है और वोट का गणित भी। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज के नामों में है बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जिससे जातियों और आस्था को साध लिया जाता है। जिन 9 नामों पर ये मेडिकल कॉलेज बने हैं, पहले उन्हें सुन लीजिए। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया, महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, मां विंध्यवासिनी देवी मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज फतेहपुर, सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज एटा, उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज जौनपुर, हरदोई मेडिकल कॉलेज और माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। महर्षि विश्वामित्र हो, देवराहा बाबा हो या फिर मां विंध्यवासिनी देवी, ये लोगों की आस्था से सीधे जुड़े हैं। तो दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के नामों के जरिए ब्राह्मण, कुर्मी, लोध और ठाकुर वोटों को साधने की बीजेपी की कोशिश है। सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। यूपी में खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीकरा प्रधानमंत्री ने इशारों में पिछली एसपी सरकार पर फोड़ा, तो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप मढ़ दिया। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे,
लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। जो जो सपने दिखाए थे, नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वाक़ेदार कहाँ हैं? ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। दरअसल पूर्वांचल का इलाका बीमारियों से त्रस्त रहा है। 2016 में एसपी के राज में यूपी में इंसेफ्लाइटिस से 694 मौतें हुई थी। 2017 में योगी सरकार ने जब काम संभाला था तो इंसेफ्लाइटिस से 747 मौतें हुई, लेकिन उसके बाद साल दर साल ये आंकड़ा नीचे जाता गया। साल 2020 में जहां इंसेफ्लाइटिस से 92 मौतें हुई, तो 2021 में अब तक 23 लोग ही इस गंभीर बीमारी का शिकार बने हैं। दरअसल कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं की अहमियत हर कोई समझ रहा है। आने वाले यूपी चुनाव में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा होने वाली हैं। तभी तो कांग्रेस 10 लाख तक का मुफ्त इलाज का वादा कर रही है। डेंगू से हुई मौतें हों या कोरोना की दूसरी लहर में मचा त्राहिमाम, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तो बीजेपी स्वास्थ्य का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर यूपी जीतने की कोशिश में है। संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। राजनीति की सेहत सत्ता से जुड़ी होती है और सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दलों ने आपके स्वास्थ्य पर इस बार दांव लगाया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज्यादा तूफान आया था, बहुत ज्यादा परिवारों को नुकसान पहुंचा था। वोट पाने के लिए नेता लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और अपनी इसी लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है। हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर मुझे भेज सकते हैं। शो के आखिर में हम दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं। एक बार फिर राय दोहरा देता हूं, राय बहुत साफ है। हर नागरिक को देश में मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। जब इलाज मुफ्त मिलेगा तो इस तरह के लोक लुभावन और ललचाने वाले वादे चुनावी मौसम में नेता नहीं करेंगे। ये बुनियादी अधिकार के तौर पर मुफ्त इलाज तमाम नागरिकों को मिले, इससे बेहतर देश के स्वास्थ्य सेवा के लिए कुछ नहीं हो सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ताबड़तोड़ पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया तो एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। आज सिद्धार्थनगर से बनारस तक विकास के तोहफे की बरसात कर दी। अब यह बात समझिए कि बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस क्यों बनाकर रखा है। यूपी के पूर्वांचल के 28 जिलों में 164 विधानसभा सीटें आती हैं और हर तीसरी विधानसभा सीट यानी कि इस विधानसभा की पूर्वांचल के इलाके से आती है। इन 164 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2017 में 115 सीटें जीती थी। पूर्वांचल बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र गोरखपुर इसी पूर्वांचल इलाके में आता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल फतेह इसलिए भी जरूरी है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से वहां पर बीजेपी के खिलाफ काफी माहौल माना जा रहा है। किसान और जाट बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं, तमाम आलोचक ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए पूर्वांचल में जो नुकसान पश्चिम में होगा उसकी भरपाई पार्टी पूर्वांचल से करना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजों का तोहफा मिल चुका है। पिछली सरकारें भी आपके इलाज की दुहाई देती रही, लेकिन दिमागी बुखार से लेकर कोरोना काल में सारे दावों की पोल खुलती गई और इस वक्त यूपी में जीका से एक मरीज की पहचान हो गई है। आखिर जो बीमारी यूपी से हजारों मील दूर केरल में हुआ करती थी वो यूपी तक कैसे पहुंची? क्या चुनावी दावों से आगे बढ़कर सबको बेहतर इलाज मिल पाएगा? क्योंकि यूपी से जीका वायरस का ये पहला मामला है
और इसके स्वास्थ्य विभाग के अब हाथ पांव फूले हुए हैं। केरल के बाद अब जीका वायरस ने यूपी में भी दस्तक दे दी है। कानपुर में जीका वायरस का पहला मरीज मिला है। जीका वायरस से पीड़ित शख्स एयरफोर्स का कर्मचारी है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी को भी मरीज से मिलने की इजाजत नहीं है। मरीज के घर के 1 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। हमने निरोधात्मक एक्टिविटी शुरू कर दिया। निरोधात्मक एक्टिविटी में ये कि सोर्स रिडक्शन, क्योंकि ये मच्छर के द्वारा फैलता है, तो कहीं भी मच्छर ना पनप ना पाए, मच्छर का लार्वा न पनपे, तो सोर्स रिडक्शन का कार्य, घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग करना। जीका वायरस मच्छरों से फैलता है। इसके लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं। तेज बुखार, शरीर में चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द इसके लक्षण हैं। आपको बता दें कि केरल में जीका वायरस के सबसे ज्यादा मामले आए थे। ये वायरस घातक भी है और इस पर काबू पाना मुश्किल भी। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये वायरस बेहद खतरनाक है। इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर हो सकता है। बच्चे को दिमागी बीमारी या उसकी जान का खतरा हो सकता है। जीका का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मरीज की डॉक्टरी देखभाल से इसे ठीक किया जा सकता है। कानपुर में इस वायरस के पहले मरीज के बाद अब स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है, क्योंकि ये वायरस अगर फैला तो कोरोना के बाद नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जीका वायरस हो या फिर कोरोना, स्वास्थ्य सेवाएं अब लोगों के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां छाई हुई हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां लोगों की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने की अब दुहाई दे रही हैं। लेकिन यूपी और उसमें भी पूर्वांचल का असली में हाल क्या है, ये भी देखिए। पूर्वांचल में बीजेपी ने 9 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जिनमें से 7 का उद्घाटन तो पीएम ने आज ही किया है, जबकि कांग्रेस ने 2 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। हालांकि बीते 32 साल से वो यूपी की सत्ता से बाहर ही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 1 मेडिकल कॉलेज बनवाया था। अब राजनीतिक दलों के दावों को हकीकत की कसौटी पर कसें तो सच्चाई यह है कि सरकार चाहे जिस दल की हो, यूपी बेहाल ही रहा है। 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो देश भर में स्वास्थ्य के मामले में यूपी का स्थान 20वां था। 2019 में योगी सरकार में वो 21वें स्थान पर चला गया है। यानी 20 राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाएं यूपी से बेहतर हैं, तब जाके यूपी का नंबर आता है। जहां अखिलेश राज में एक डॉक्टर पर 2806 मरीज आते थे, इसमें थोड़ा सुधार योगी राज में जरूर हुआ है, जहां एक डॉक्टर औसतन 2631 मरीजों को देख रहा है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और अगर हेल्थ बजट की बात करें तो अखिलेश राज में 2016 में कुल बजट का 4.56% दिया गया था, तो वही योगी राज में 2019 में 6.30% स्वास्थ्य को दिया गया। उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों में यूपी के लोगों की सेहत सुधरे। और अब यूपी से निकलकर आपको बिहार की तरफ ही चलते हैं, जहां लालू परिवार की सेहत इन दिनों खासी बिगड़ी हुई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के तेवर बता रहे हैं कि लालू का घर दो फांक हो चुका है। तेज प्रताप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और तेजस्वी पर तेज प्रताप की बातों का कोई असर दिख ही नहीं रहा। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कोई नाराजगी, कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। दोनों हमारे बेटे हैं। जो भी लोग थे उनको आज गाल पे बहुत बड़ा चाटा लगा। तेजस्वी यादव के बीमार पिता लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद पटना पहुंचे तो बड़े बेटे तेज प्रताप की नाराजगी थी। परिवार में सिर फुटअव्वल था, पार्टी पर कब्जे को लेकर तीखी जंग थी और सब कुछ टीवी स्क्रीन पर सबको दिखा। लेकिन तेजस्वी घर के सियासी झगड़े को कोई मुद्दा नहीं मानते। कल रात में भी जिस तरीके की तस्वीरें आई कि तेज प्रताप देर रात तक धरने पर बैठे रहे, फिर लालू जी के आने के बाद कोई एजेंडा होना चाहिए।
जनहित के बारे में अगर कुछ सवाल है तो आप पूछें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। रविवार को दिल्ली से लालू यादव पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके दोनों बेटे थे, लेकिन अलग अलग। लालू एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी के घर के अंदर गए और तेज प्रताप घर के झगड़े को बाहर ले आए। वहाँ एयरपोर्ट पे भी हमको जगतार सिंह ने ठेलने का काम किया, सब लोगों ने देखने का काम किया कि किस तरीके से हाथ से हटो 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 हटो, सबको ठेलने का काम किया। ये कह रहा भैया ये तुम आरएसएस वाले हो, जब तक तुमको हम पार्टी से निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हम पार्टी से संगठन से जब तक बाहर नहीं करवाएंगे तब तक हमको आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। पूरे तरीके से बेइज्जती करवाएगा वहाँ आवाज से अपने गुंडों के द्वारा। इसके बाद तेज प्रताप अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। तेज प्रताप की मांग थी कि जब तक लालू यादव उनसे मिलने नहीं आएंगे तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। कहाँ मिलने दिया गया? आरएसएस के द्वारा रोका गया हम लोगों को, आरएसएस के एजेंटों के द्वारा रोका गया। कोई मतलब नहीं है, हमारे पिता से तो मतलब है ना, वो आएंगे तभी ना उठेंगे। आखिरकार लालू के आने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपना धरना खत्म किया, लेकिन झगड़ा नहीं। एक दौर था जब तेज प्रताप खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कहते थे, लेकिन अब वर्चस्व की लड़ाई में कृष्ण और अर्जुन ही आमने सामने खड़े हैं। अब देखना यह है कि बीमार लालू यादव आरजेडी की इस महाभारत को रोक पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। पटना से निधि श्री झा के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। लालू यादव गाहे बगाए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की तारीफ करके उनको शांत करने की कोशिश पिछले दिनों में करते रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप प्रशंसा नहीं पद चाहते हैं और इसीलिए दोनों भाइयों में महाभारत छिड़ी है। और इस महाभारत का असर यह हो सकता है कि लालू परिवार का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाए। तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े से आरजेडी की मनोवैज्ञानिक कमजोरी सामने आ रही है। इससे विरोधियों को आरजेडी पर हमला करने का एक बड़ा राजनीतिक हथियार मिल जाता है और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जो असर पड़ता है सो अलग। वैसे एक महाभारत बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी छिड़ गई है, जो पिछले चुनाव तक साथ साथ थे, लेकिन मौजूदा जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें उनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। कांग्रेस के रुख से साफ है कि वो बिहार क्या यूपी में भी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अब कांग्रेस एकला चलो रे की नीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है यह पार्टी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस का नया नारा है एकला चलो रे। यूपी से बिहार तक राहुल प्रियंका का अंदाज बदला बदला है। अब उत्तर प्रदेश को ही लीजिए। प्रियंका गांधी सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी पर तीर छोड़ती रही हैं। एक फ्लाइट में जब अखिलेश का आमना सामना प्रियंका से हुआ तो कयास लगने लगे कि दोनों के बीच क्या बात हुई। गठबंधन की संभावनाएं भी उठने लगी, लेकिन प्रियंका ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मजाक में कहा था कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस के सारे कायर ले गए हैं। यूपी चुनाव में साफ है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी। बिहार के उपचुनाव में साफ है कि आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस ने अपने सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना सब कुछ हो गया यार, हम चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाफ लड़ेंगे भी और मित्रता भी रहेगा, ये कभी संभव न है। खिलाफ लड़ रहे हैं मतलब मित्रता तोड़ दिया है। कांग्रेस अपने बल पर खड़ा होगी और 40 पार्लियामेंट में कांग्रेस अपने को मजबूती से बनाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़े थे। आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें जीती। इससे आरजेडी कांग्रेस को लेकर कितना नाराज है, इसको लालू के इस बयान से समझिए। गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता कांग्रेस का गठबंधन? हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को।
वैसे इस बात का इशारा तो तभी मिल गया जब कांग्रेस ने कन्हैया को पार्टी में शामिल किया था और कन्हैया के तेवर बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, इसका हुक्म ऊपर से मिल चुका है। जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है। किसी के लिए कुर्सी बड़ा खेला होगा, लेकिन मैं आज भी कहता हूं ये भारत है, बेईमान लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन ये धरती आज भी त्याग, तपस्या और ईमानदारी से चल रही है। कांग्रेस अकेले खड़े होना तो चाहती है, लेकिन भूल गई है कि देश में जिस पार्टी की जमीन सबसे ज्यादा मजबूत है, उसे भी दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को याद होगा 1998 में कांग्रेस जब बहुत बुरे हाल में थी तो उसके नेताओं की गुहार पर सोनिया गांधी ने राजनीति में आने का फैसला किया। उसी साल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी ने यह तय किया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं किया करेगी। 1999 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ी और 141 से घटकर 114 सीटों पर वो आ गई। सोनिया गांधी ने गठबंधन के मर्म को समझ लिया और 2004 में तमाम दलों से गठजोड़ कर यूपीए बनाया, जिसने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक देश पर शासन किया। लेकिन यूपी की बात करें तो कांग्रेस को कभी गठबंधन से फायदा नहीं हुआ है। कुछ उदाहरण देखिए। 1996 के विधानसभा चुनाव में काशीराम के समय में कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन किया, जिसमें उसने करीब 100 सीटें लड़ी और उसको 33 सीटों पर ही जीत उस वक्त मिली थी। 2012 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, लेकिन सिर्फ 28 सीटों पर पार्टी सिमट गई। और सबसे बुरा हाल तो पिछली बार यानी 2017 में हुआ, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ के बाद कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय मैं आपके सामने फिर दोहराना चाहता हूं। मेरी राय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पर बहुत साफ है कि हर नागरिक को मुफ्त इलाज देश में मिलना चाहिए। मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं, इसके लिए आप मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर लगातार स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं और बुलेटिन के आखिर में आपकी राय दिखाई जाएगी कि कितने लोग मेरी राय के साथ इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अभी 82% लोग इस लाइव पोलिंग में मेरे साथ हैं और वो ये कह रहे हैं मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। एक बार मुफ्त इलाज को बुनियादी सुविधा की तरह मान लिया जाए, एक जरूरी चीजों की तरह मान लिया जाए, तो फिर राजनीतिक पार्टियां ये लोक लुभावन वादे चुनावी मौसम में नहीं कर पाएंगी। मेरी राय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो हो रही राजनीति है आज उस पर है और वो बहुत साफ है कि देश में हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिलना ही चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए हमें भेज सकते हैं। आपकी राय, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इन पोल्स में करीब 76% लोग मेरी राय से भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। शो के आखिर में हम फाइनल नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय के साथ हैं और कितने नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं और इस बार बात इंडिया चाहता है में हम करने वाले हैं पाकिस्तान की। कल दुबई में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान भारत से जीत गया, बहुत अच्छे से जीता। भारतीय कप्तान ने, तमाम लोगों ने इस जीत को बहुत ही खेल भावना के साथ लिया और पाकिस्तानी टीम को खुलकर बधाइयां दी। वो तस्वीरें भी आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं। आखिर क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम जो कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने शरीफों के इस खेल को भी जहरीला बना दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं शेख रशीद और उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। कैसे उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर घोला है इस खेल के बीच में, जिसको जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं, वो वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जीत के जश्न में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर आवाम को कैसे पिलाया जाता है और फिर कैसे सरेराह उनसे नफरत का नाच करवाया जाता है,
ये पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने साबित कर दिया है। पाकिस्तानी टीम जैसे ही मैच जीती, शेख रशीद टीवी पर अवतरित हुए और फिर इस्लाम का नाम लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार बन बैठे। अपने 1 मिनट के बयान में रशीद इस्लाम इस्लाम का रट्टा मारते रहे, लेकिन शेख रशीद को ये जवाब भी देना होगा कि एक मैच में पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत कैसे हो सकती है। आईसीसी में भारत ने पाकिस्तान को 12 बार हराया, तो क्या हर बार इस्लाम हारता था? तो क्या 29 सालों तक इस्लाम हारता रहा? खेल तो खेल होता है, उसका किसी धर्म से या किसी समाज से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान के साथ तो ना तो किसी तरह का खेल और ना ही कोई शायद व्यापार करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने उसकी जीत का भारत के अंदर जश्न मनाया है, तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी शायद पाकिस्तान से इतना ही प्यार है, तो शायद पाकिस्तान उनको जाना चाहिए। इमरान सरकार ने शेख रशीद का प्रमोशन करके उन्हें रेल मंत्री से गृह मंत्री बनाए हैं, लेकिन जब जब पाकिस्तान के बड़बोले नेताओं का जिक्र होता है, रशीद का नाम लोगों की जुबान पर खुद ब खुद आ जाता है। रशीद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की नाकाम कोशिश भी की। वो बयान तो हम आपको नहीं सुनवाएंगे, लेकिन शेख रशीद का वो पुराना बयान सुन लीजिए जब पीएम मोदी का नाम लेते ही उन्हें करंट लग गया था। चाहे पागलपन के किस्से हों या फिर यूट्यूब के वीडियो, दोनों जगह शेख रशीद की बेवकूफियों वाले बयान से भरे पड़े हैं। शेख रशीद पाकिस्तान के मंत्री कम बल्कि कॉमेडियन ज्यादा हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम भी गंभीरता से नहीं लेती। क्रिकेट हमें खेल भावना सिखाता है। क्रिकेट क्या, कोई भी खेल ये कहता है कि खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि किसी भी गेम में एक टीम जीतेगी तो दूसरी टीम हारेगी। लेकिन पाकिस्तान इस खेल भावना को नहीं सीख पाता, क्योंकि उसमें नफरत और भारत के खिलाफ साजिश जो भरी हुई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान से साफ है कि पाकिस्तान भारत से असुरक्षित महसूस करता है और इसीलिए खेल की जीत को धर्म की जीत मान बैठा। इस जीत को इस्लाम से जोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम देशों में अपनी साख बचाना चाहता है, क्योंकि एक तुर्की और दूसरे मलेशिया को छोड़कर कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान पर भरोसा तक नहीं करता। एक मकसद ऐसा बयान देकर इमरान सरकार की नाकामियों से ध्यान भी भटकाना है। और इस बयान को आप तबलीगी जमात से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर तबलीगी जमात का असर 1980 और 90 के दशक से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मौलाना तारिक जमील से टिप्स लेने के लिए हर टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी टीम जाती है। धर्म में आस्था रखना गलत बात नहीं है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की हर पॉलिसी में ही धर्म शामिल रहता है और उसी का असर शेख रशीद के सांप्रदायिक रंग में भी दिखा। 1947 में जिन्ना की जिद ने जब पाकिस्तान को जन्म दिया था, तब उसका आधार धर्म ही था। जिन्ना के दिल में भले ही कट्टरता थी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, जुबान के बोल सांप्रदायिक नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने उस लिहाज को भी खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की पहचान ही आज आतंकवाद के अड्डे के रूप में होती है। भारत के खिलाफ रोना रोना हो तो पाकिस्तान मुस्लिम देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के पास जाता है। कश्मीर पर जब दुनिया पाकिस्तान की नहीं सुनती, तो वो मलेशिया और तुर्की से अपनी पैरवी करवाता है। ये दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे की एक वजह घाटी की मौजूदा बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, जिससे वो सहानुभूति का दिखावा करता है। अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने के पीछे भी पाकिस्तान के फैसले का आधार धर्म ही है, क्योंकि तालिबानियों में उसे रब दिखता है। इमरान का ये बयान 9 साल पुराना है, लेकिन अब जब इमरान खुद पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, तो 9 साल पुराने बयान के आईने में ही समझिए कि इमरान का आइडिया ऑफ न्यू पाकिस्तान क्या है। और स्याह सच तो ये है, जो भी पाकिस्तान की मदद में आगे आया, पाकिस्तान ने उसे ठगा। 1947 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को 5,25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी, जिसमें से 2,48,000 करोड़ रुपए की मदद तो 2001-2002 के बाद पाकिस्तान को दी गई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पानी की तरह इसलिए पैसा बहाया ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। लेकिन ओसामा बिन लादेन जब एबटाबाद में मारा गया, तब दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत समझ आई। पाकिस्तान की परछाई जिस मुल्क पर पड़ती है, उसका ही बंटाधार हो जाता है। तुर्की वो मुल्क था जिसने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान की मुखालफत की और पाकिस्तान की पैरवी।
लेकिन अब FATF ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग से निपटने में नाकामयाब रहने के चलते ग्रे लिस्ट में डाल दिया। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कभी पाकिस्तान से हारी नहीं थी। मैं शेख राशिद साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 12 मरतबा ICC टूर्नामेंट में, चाहे वो वनडे हो या फिर T20 हो, भारत ने पाकिस्तान को हराया। और इन 12 मैचों में मोहम्मद शमी, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहम्मद कैफ जैसे तमाम मुस्लिम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और कभी भी भारत ने यह नहीं कहा कि इस्लाम हार गया, हिंदुस्तान और हिंदू धर्म जीत गया। ये जो सोच है शेख रशीद जैसे लोगों की, उसी पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना घिनौना कोई भी व्यक्ति कैसे सोच सकता है। पाकिस्तान की ये पुरानी फितरत है कि वो खेल जैसी चीजों को भी मजहब से जोड़ देता है। 1978 में अपने देश में ही टेस्ट सीरीज को पाकिस्तान ने भारत से 2-0 से जीत लिया था। तब पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद ने जीत को हिंदुओं के ऊपर दुनिया भर के मुसलमानों की जीत बताया था। वैसे ही 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने दुनिया भर के मुसलमानों से बाकायदा माफी मांगी थी। पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद ने 2014 में श्रीलंकाई क्रिकेटर तिलक रत्ने दिलशान से कहा था कि अगर आप गैर मुस्लिम से मुस्लिम बन जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में चाहे जो करें, लेकिन आप सीधे जन्नत में जाएंगे। आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत साहब को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान को जहां रजनीकांत ने अपने पहले डायरेक्टर बालचंदर साहब को समर्पित किया, वहीं बड़ी शिद्दत से उसी वक्त उसी मन से उस ड्राइवर दोस्त को भी याद किया जिसके साथ बस में रजनीकांत कभी कंडक्टर हुआ करते थे। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। फिल्म जगत में 45 सालों की अमिट अदाकारी के लिए आज रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं और रजनीकांत ने इस सम्मान को उन चंद लोगों को समर्पित किया जिन्होंने रजनीकांत को द ग्रेट सुपरस्टार रजनीकांत बनाया। I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balchandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayana Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up, and my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. रजनीकांत ने अपनी पहली फिल्म के डायरेक्टर बालाचंदर भाई सत्यनारायण का जिक्र किया, लेकिन जिस राज बहादुर नाम का जिक्र रजनीकांत ने किया वो नाम बेहद खास है और ये है वो शख्स। एक्टिंग से पहले रजनीकांत बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर का काम करते थे और राज बहादुर उनके ड्राइवर थे। इसीलिए जब रजनीकांत को सम्मानित किया गया तो वो अपने ड्राइवर का नाम लेना नहीं भूले। When I was a bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. रजनीकांत ने 1983 में फिल्म अंधा कानून से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली ही हिंदी फिल्म अंधा कानून उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई थी और तब से रजनीकांत की फिल्में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती चली। रजनीकांत एक्शन किंग बन गए और देखते ही देखते दक्षिण की फिल्मों में उनका ऐसा दबदबा बढ़ा कि उनके चाहने वाले आज उनकी पूजा करते हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं, आप मास्क जरूर पहनिए। कोरोना के खिलाफ जंग में आज भी ये बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज इसके लिए #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम लगातार चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बनिए, अपनी मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए जिसको हम यहाँ दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा ले सकें। जो तमाम महानुभावों ने तस्वीरें भेजी हैं मास्क पहनी हुई, उनका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि इन तस्वीरों को देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होंगे जिन्होंने अब तक मास्क को रेगुलर पहनना शुरू नहीं किया है। उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मास्क भी पहनिए और अपने हिस्से का टीका भी, दोनों डोज जरूर लगवाइए।
और फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फाइनल पोल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। आज की मेरी राय बहुत साफ है कि हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, और साथ ही साथ आज का शब्द भी होगा और उस पर शब्द पर आधारित आज का गीत भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।